हेलो स्टूडेंट्स, हर हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव है जो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआर, जिसमें क्लास 6 और 7 हो चुके हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री भी हो चुका है। आज 4 यूनिट ऑफ पॉलिटी है, जिसमें चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 है, और जिसमें चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो सोशली मार्जिनलाइज इट्स मीनिंग। सो वी अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है सोशली मार्जिनलाइज इट्स मीनिंग। ठीक है, टू बी मार्जिनलाइज इज टू बी फूल टू ऑक्यूपाई द साइड्स ऑफ feelings and thus not be at the center of things. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. It may result from a different taste in music or film, different and scent in your dress, different etc. The chance are that you will not considered in by your push under the above. Under marginalization, you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quick, right or acceptable to others, as in the classroom, in the social environment, to ground or peoples or communities. You may the experience of being excluded. तो इसमें क्या होता है मार्जिनलाइजेशन में होता है कि ना आप ना एक तरीके से ना सबसे अलग फील करोगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका थिंकिंग, आपका सब कुछ ना एक तरीके से सोशल ग्रुप से अलग होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें ना अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदिवासी और मार्जिनलाइजेशन के बारे में। तो आदिवासी फैमिली जो थे दिल्ली में, सोमा और हेलेन के, वो वॉच करे थे रिपब्लिक डे में परेड विथ हर ग्रैंडफादर। ठीक है, ओ सी एन आदिवासी स्लॉट वो दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी एज ओनली डांसिंग। तो उस पर वो पूछती है कि दादू ऐसा क्यों दिखा रहा है कि आदिवासी को हर वक्त डांसिंग के रूप में दिखाया जाता है, क्या उनको और कुछ नहीं आता है? द लाइफ ऑफ आदिवासी आर वेरी रिच, मोस्ट पीपुल डू नॉट नो डैट। तो फिर वो बताती है कि लाइफ जो आदिवासी का, दादू बताती है उसकी कितना लाइफ जो आदिवासी का वो बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. We in turn respect the land, the forest, the river. तो वो बताती है कि हाँ, वो भी आदिवासी रहते हैं। तो वो बताती है कि जब हम सब उड़ीसा में रहते थे ना, तो हम जब छोटे थे तो हम सब अपने ना, हम सबका लैंड हम सबको बहुत कुछ देता था। तो हम सब अपने लैंड को, अपने फॉरेस्ट को और रिवर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। Part of it, if we protested, they beat us and then took us to court. फिर बोला then what did you survive, then how did you survive दादू। फिर बोलती है सडनली ना हम सबको बोला गया है कि हम सबको निकलना पड़ेगा, दादू बताती है। फिर उसके बाद ना फॉरेस्ट ऑफिशियल और कॉन्ट्रैक्टर ना कट डाउन करते हैं लार्ज पार्ट ऑफ ट्रीज को, और फिर हम सब प्रोटेस्ट करते हैं, हम सबको मारा भी जाता है कोर्ट। फिर हम सब कोर्ट जाते हैं, और वेयर वी डिड नॉट हैव आवर लॉयर्स एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस। तो जहाँ पे हम सबके पास अपना लॉयर नहीं रहता है तो हम सब केस भी फाइट नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद उसकी जो मतलब उनकी जो पोती थी वो पूछी कि ना ये तो फिर आप कैसे सर्वाइव किए। तो मैनी ऑफ अस वेयर फोर्स्ड टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन। और मैंने जो हम सब ने जो जितने भी थे ना वो ना अपना घर छोड़ के सीजनल वर्क के लिए ना नियर बाई टाउन्स में गए। ठीक है, उसके बाद ना कंपनी वाला कम, और वो हम सबको बताया कि आयरन ओर है यहाँ पे लैंड के अंदर, और दे वांटेड टू माइन इट, और उनको ना चाहिए था वो, तो इसीलिए वो खोदना चाहते थे। ठीक है, दे प्रॉमिस जॉब्स एंड मनी इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम। और वो बोले कि अगर आप अपना लैंड बेच दोगे तो आपको ना पैसा भी मिले, हम ना इसके बदले पैसा देंगे अगर आप अपना लैंड बेच दोगे, क्योंकि हम सबको आयरन ओर यहाँ से निकालना है, तो हम सब ना आपको पैसा देंगे। सम विलेजर्स वेयर एक्साइटेड। तो कुछ कुछ विलेजर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे इस चीज को लेके। अदर सेड दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ्स एंड वी वुड गेट नथिंग। और कुछ कुछ बोल रहे थे कि ये हम सबका लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और हम सबके पास कुछ नहीं बचेगा। सम गेव थंब प्रिंट नॉट रियलाइजिंग दैट दे वेयर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ। और कोई कोई तो अंगूठा लगा देते और उनको ये भी नहीं पता था कि वो अपने लैंड को सेल कर रहे हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू वेयर गिविंग टोकन जॉब्स। और उनमें से बहुत फ्यू को ही ना टोकन जॉब मिला था, बट ना मोस्ट ऑफ डिड नॉट सेल। मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। और हम सब में ना अधिकतर जो थे ना वो अपना लैंड नहीं सेल किए थे। फिर उसके बाद वो हम सबको मारना स्टार्ट किए, थ्रेट करना स्टार्ट करे, और फिर उसके बाद फोर्स
किए हम सबको सेल करने के लिए, और फॉर फादर अबंडन द लैंड फॉर देयर फोर फादर, और उसके बाद ना वो छीन लिया हम सबसे लैंड, ठीक है। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द ऑथोरिटीज, आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिस्ड ओवरनाइट, और जो हम सबका रहने का तरीका था, जो हम सबका रहने का रहन सहन था, वो सब एक ही रात में ना खत्म हो गया, ठीक है। ओ दादू एंड आवर लैंड वॉट for our 30 acres we got a little money from one contractor. I never saw most of my friends again. और वो बताए कि ना तो कितना 30 एकड़ के लिए ना हम सबको बहुत फ्यू मनी मिला, और उसके बाद तो उसकी दादी बता रही थी कि इसके बाद ना हम कितने अपने फ्रेंड्स से मिले भी नहीं उसके बाद। The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. We were all crammed into a teeny rented room. How we missed our carefree lives, the open spaces. तो उसके बाद वो बोली कि ना मनी और इतना कम था कि वो ज्यादा दिन चला भी नहीं, फिर हम सबको ना एक छोटे से रूम में रहना पड़ा लाइवलीहुड के लिए अपना यहाँ पे सिटी में, और फिर ना हम सब बहुत मिस कर रहे थे अपने केयरफ्री लाइफ को, जहाँ पे हम सब ओपन स्पेस पे रहते थे। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली एंड वेल ऑल मूव्ड हियर, और उसके बाद कुछ दिन बाद ना तुम्हारे पिताजी को ना जॉब मिला यहाँ पे दिल्ली में, और हम सब यहाँ पे आ गए। दोज वेयर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, दैट इज वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स, और वो सब टाइम ना बहुत डिफिकल्ट था, इसीलिए ना तुम सबको बहुत दिनों तक ना स्कूल नहीं भेजा गया था। और फिर वो बोला कि तो उसके बाद उसके जो पोता होता है वो बोलता है कि हम ना गोइंग बैक टू स्कूल, आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, हमको स्कूल जाना बहुत हम हेट करते हैं इस चीज को। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस, और जब ना हम सब, क्योंकि हम सबका ना बहुत ज्यादा स्कूल का स्टडी पीछे रह जाता है, और इस चीज के लिए ना बहुत सारे चिल्ड्रन हम सबका मजाक भी उड़ाते हैं। वी स्पोक संथाली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी, और हम सब ना संथाली जानते हैं, हिंदी को जानते भी नहीं, क्योंकि हम सब घर पे संथाली ही बोलते हैं। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन नेवर स्पीक सम इंग्लिश नाउ, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। तो बट उसकी पोती बोलती है कि बट मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं और हम अभी इंग्लिश बोल भी पाते हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। और फिर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, तो वो उसका पोता बोलता है कि हम फील करते हैं कि अगर मेरे पास भी मेरा विलेज होता तो हम भी अपने दोस्तों को दिखाते उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज अ लॉट टू टीच देम। तो वो उसकी दादी बोलती है कि तुम ना अपने विलेज के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ है उनको सिखाने के लिए इसमें, ठीक है। वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, आवर स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। तो उसके बाद उसकी पोती बोलती है कि हम ना एक दिन ना अपने स्टोरी पे ना बनाएंगे मूवी, और उसके बाद सबको बताएंगे आप हमारे स्टोरी के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, तो बताया जाता है कि रीजन क्या होता है कि आदिवासी मार्जिनलाइजेशन का रीजन। अब देखो मार्जिनलाइजेशन का रीजन हो सकता है चाहे वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, कल्चरल बैकग्राउंड हो, etc, ठीक है। और हाउ मार्जिनलाइज ग्रुप्स व्यूड, अगर मार्जिनलाइज ग्रुप को किस हिसाब से देखा जाता है, हॉस्टिलिटी और फियर के तरीके से, जो ना ये डिफरेंस करता है, एक्सक्लूजन करता है, और ये कम्युनिटीज को ना एक दूसरे से अलग करता है, और उनको अपॉर्चुनिटी इन एबिलिटी टू एक्सेस देयर राइट्स, और ऐसा बना देता है कि वो ना अपने राइट्स तक को नहीं पा सकते हैं। और इस चैप्टर में हम सब इसी के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी और रिलीजियस मिनोरिटीज के बारे में, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कौन होते हैं आदिवासी। तो ये जो टर्म होता है ना, इसका मतलब होता है इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटी हु लिव्ड एंड ऑफ्टन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। ये सब ऐसे कम्युनिटी होते हैं जो क्लोज एसोसिएट करते हैं फॉरेस्ट के साथ, उसको ट्राइबल ग्रुप्स आर रेफर टू एज आदिवासी, और जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आदिवासी कहा जाता है, ठीक है। 8% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, ठीक है, इसको याद रखना होगा। 8% जो है इंडिया का पॉपुलेशन वो क्या है, आदिवासी है, ठीक है। और मैनी इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर इन आदिवासी एरियाज, जो आदिवासी का एरियाज है ना, वहीं पे बहुत ज्यादा माइनिंग सेंटर है इंडिया का, ठीक है, जैसे कि जमशेदपुर हो, राउरकेला हो, बोकारो हो, भिलाई हो, यहाँ पे, ठीक है। आदिवासी आर नॉट अ होमोजेनियस पॉपुलेशन, दे आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। और आदिवासी 500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आदिवासी रहते हैं इंडिया में, ठीक है। आदिवासी न्यूमरियस सम स्टेट्स, और किसी किसी स्टेट में बहुत ज्यादा ही है। और स्टेट लाइक ओडिशा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, और ओडिशा में ही मतलब एक अकेला ओडिशा में 60 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। वाई आर आदिवासी सोसाइटी मोस्ट डिस्टिंक्टिव, क्यों होता है आदिवासी सोसाइटी मोस्ट डिस्टिंक्टिव।
आदिवासी सोसाइटी जो होता है ना मोस्ट डिस्टिंक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ना लिटिल हायरार्की होता है उनके पे उनमें, ठीक है। दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण कास्ट और दोज दैट वेयर रूल्ड बाय किंग्स। तो इससे ना जाति वर्ण वाला सिस्टम नहीं चलता क्योंकि वो सब हायरार्की को नहीं मानते हैं, तो इसीलिए ना या फिर उनका जो किंग होता है वो सब चीज को नहीं वो चीज को मानते, तो इसीलिए उनमें ना बहुत कम होता है हेरिडेटरी वाला सिस्टम, ठीक है। डिस्टिंक्टिविटी होता है उसमें, इसीलिए रिलीजन और अदर प्रैक्टिस क्या होता है उन सब का, ठीक है। आदिवासी ना प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा ट्राइबल रिलीजन को और डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम हिंदू और क्रिश्चियनिटी, और ये डिफरेंट होता है इस्लाम हिंदू और क्रिश्चियनिटी से भी, ठीक है। इनका क्या होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पहला होता है वर्शिप ऑफ एंसेस्टर और विलेज एंड नेचुरल स्पिरिट। उसमें ना ये सब अपने पूर्वज का वर्शिप करते हैं, विलेज का करते हैं, नेचुरल स्पिरिट का करते हैं। लास्ट एसोसिएटेड विथ एंड रिसाइडिंग इन वेरियस साइट्स एंड द लैंडस्केप माउंटेन स्पिरिट रिवर स्पिरिट एनिमल स्पिरिट इटेसी। और उसके बाद क्या क्या करते हैं, एनिमल स्पिरिट का भी वो ये करते हैं, जहाँ पे रहते हैं उनका भी पूजा करते हैं, चाहे वो माउंटेन में रहते हैं तो माउंटेन स्पिरिट का पूजा करते हैं, रिवर के पास रहते हैं तो रिवर स्पिरिट का, और एनिमल स्पिरिट का भी पूजा करते हैं, ठीक है। सम मेजर रिलीजन इन्फ्लुएंस बाय ट्राइबल कल्चर। अब कौन कौन से मेजर रिलीजन है जो इन्फ्लुएंस किए गए हैं ट्राइबल कल्चर द्वारा, तो जगन्नाथ कर जो ओडिशा का है वो, और फिर जो शक्ति और तंत्रिक ट्रेडिशन है बंगाल और असम का वो भी, वो सब ना इन्फ्लुएंस है ट्राइबल कल्चर से, ठीक है। इसमें ट्राइबल कल्चर आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट कौन कौन से होते हैं, आदिवासी देयर ओन लैंग्वेज होता है, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत, और कुछ कुछ तो ऐसे भी ओल्ड है जो संस्कृत से भी पुराने हैं, ठीक है। उनके लैंग्वेज, ठीक है, उनके लैंग्वेज संस्कृत से भी पुराने हैं, विच हैव ऑफ्टन डीपली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडिया लैंग्वेज लाइक बंगाली। और ये सब ना कुछ कुछ डीपली इन्फ्लुएंस है बंगाली लैंग्वेज से, जो बंगाली लैंग्वेज इनसे इन्फ्लुएंस है। विच ट्राइबल लैंग्वेज हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, संथाली जो है सबसे ज्यादा स्पीकर है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा स्पीकर किस लैंग्वेज का है, संथाली का, ट्राइबल लैंग्वेज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब्स ना वो होते हैं जो आदिवासी के लिए यूज किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स का उसमें दिखाया जाता है। शेड्यूल ट्राइब्स आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर विथ शेड्यूल कास्ट इन द कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और शेड्यूल ट्राइब्स को ना ग्रुप किया जाता है किस कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में, ठीक है। आदिवासी और सेट्रोटाइपिंग क्या है, ठीक है। आदिवासी ना invariably portrayed in very stereotypical ways which includes in colorful customs, headgears and through their dancing। आदिवासी सबका ना आप किस तरीके से आप उनका ना स्टेरियोटाइप है जो बना हुआ है, तो वो किस किस चीज को लेके है, उनके कलर कस्टम्स को लेके है, हेड गियर जो वो सब पहनते हैं उसको लेके है, या फिर उसका जो डांसिंग स्टाइल है, ठीक है। और इसके बाद सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रिलेटिव्स ऑफ देयर लाइफ, दे ऑफ्टन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और वो सब ना ये ऐसा दिखाते हैं कि वो सब बहुत ज्यादा एक्सोटिक प्रिमिटिव और बैकवर्ड है। ऑफ्टन आदिवासी आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे बिलीव टू बी रेजिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडिया। और वो सब ना ये नहीं चाहते कि वो अपने लाइफ में न्यू आइडिया या फिर चेंज लाए, तो इसलिए ना उनको प्रिमिटिव भी कहा जाता है आदिवासी को, ठीक है। ये उनका सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। आदिवासी और डेवलपमेंट किस तरीके से, आदिवासी और डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट कवर मेजर पार्ट जो हमारा कंट्री का है टिल 19th सेंचुरी, आदिवासी है डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस वास्ट ट्रैक्ट। उनका जो 19th सेंचुरी से जो हमारे पास फॉरेस्ट है उसका जो बहुत ज्यादा नॉलेज ना आदिवासी के पास है कि उनको किस हिसाब से ट्रैक रखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड एम्पायर वी आर नॉट, तो इसका मतलब ये था कि वो सब ना लार्ज एम्पायर और फिर स्टेट के द्वारा रूल नहीं थे। इन स्टेट ऑफ्टन एम्पायर हेवली डिपेंड ऑन आदिवासी फॉर क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जबकि वो एम्पायर के अंडर नहीं रहते थे, ठीक है, आदिवासी, बट ना एम्पायर आदिवासी पे डिपेंडेंट होता था फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए। और ये ना कॉन्ट्रेरी था कि इमेज करना आदिवासी को टुडे का समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज, जो कि हम सबको आज देखते हैं ना उनको पावरलेस और फिर मार्जिनलाइज देखते हैं, ऐसा नहीं था उनका दुर्दशा उस टाइम में, ठीक है।
200 years have been increasingly forced through economic change, forest policies and political force applied by the state and private industry. और जब ना पोस्ट 200 से उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको ना मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उन पे बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है उनको हर चीज के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे वो फॉरेस्ट पॉलिसीज हो, या फिर पॉलिटिकल फोर्स उन पे बनाया गया हो स्टेट के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के द्वारा कि आप अपना लैंड को छोड़े, आप यहाँ से निकले, इस टाइप से किया गया। नहीं तो उससे पहले उनका कंडीशन बहुत अच्छा था, ठीक है। फिर उसके बाद टू माइग्रेट टू लाइफ एज वर्कर्स इन प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट इन इंडस्ट्रीज एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स। और उसके बाद उनका ऐसा हाल कर दिया गया कि उनको ना यहाँ से जाके क्या करना पड़ा, वर्कर्स बनना पड़ा प्लांटेशन में, फिर कंस्ट्रक्शन साइट में रहना पड़ा, या फिर इंडस्ट्री या डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करना पड़ा। जो खुद के हिसाब से अपना जिंदगी जीते थे उनको अब ना मतलब ये सब काम करने के लिए एक तरीके का दबाव मिलने लगा कि अब जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो उसको ये सब काम करने के लिए अब दबाव मिलने लगा, ठीक है। For the first time in history, they do not control or have much direct access to forest territories. और उसके बाद ऐसा टाइम हो गया था कि ना कंट्री में फर्स्ट टाइम कि ना उनके पास एक्सेस नहीं था कि वो अपने फॉरेस्ट के चीज पे ना कंट्रोल कर सके और वहाँ के वो ना अपने एक्सेस कर सके अपने फॉरेस्ट के थिंग्स को, ठीक है। फिर माइग्रेशंस ऑफ आदिवासी, अब कैसे वो माइग्रेशंस आदिवासी का, ठीक है। फ्रॉम द 1830 सेंचुरी ऑनवर्ड आदिवासी फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड मैच्योरिटीज द कैरिबियन एंड इवन ऑस्ट्रेलिया। तो ना ऐसा हो गया था कि 1830 के बाद ना वो सब झारखंड के और दूसरे भी जगह के ना जो आदिवासी थे इंडिया के, वो सब ना यहाँ से जाने लगे, प्लांटेशन वर्क करने लगे इंडिया में ही या तो फिर वर्ल्ड में जाने लगे, चाहे वो मैच्योरिटीज हो, कैरिबियन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। माइग्रेशन जो आदिवासी का हुआ, इंडिया टी इंडस्ट्रीज बिकेम पॉसिबल विथ देयर लेबर इन असम। जो असम में ना लेबर का बहुत ज्यादा जरूरत था, तो वो सब वहाँ पे गए। और स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट बीट एंड डेथ। और इसमें ना हम सब देखे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर मिला। जब वो आदिवासी सब जब असम प्लांटेशन ग्रुप में काम करते थे तो उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ, हार्डशिप का सामना करना पड़ा उनको, हार्ट ब्रेक हुआ और उनको डेथ का भी सामना करा कितनों को। तो जब 19th सेंचुरी में कलोन 5 लाख आदिवासी had prized in their migration, in this migration, ठीक है। अब माइग्रेशन का कारण क्या था, जो फॉरेस्ट को क्लियर करने लगा। जब फॉरेस्ट ही उनका नहीं था तो वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे, जिसपे वो निर्भर थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे वो था ही नहीं, तो फिर वो कैसे रहते। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और माइनिंग जब स्टार्ट हुआ, फिर आदिवासी का फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट किया जाने लगा, उनके लैंड को छीन के उनको फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट किया जाने लगा, ठीक है। फिर मिलिट्राइजेशन ऑफ देयर लैंड्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन इटीसी, और उनके लैंड पे मिलिट्राइजेशन होने लगा, इसलिए भी वो फोर्स हो गए थे कि माइग्रेट करने के लिए। फ्लाइट ऑफ आदिवासी 45% जो है ना ट्राइबल ग्रुप्स जो रूरल एरिया के हैं और 35% अर्बन एरिया में लाइव बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे रहते हैं, ठीक है। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड, और इनके जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं वो मेल नरिश्ड हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट जो है उनमें वो बहुत ज्यादा लो है, और फिर डिस्प्लेसमेंट उनको लैंड से कराया गया, उसके पास ना ही इनकम है, ना ट्रेडिशन है, ना कस्टम है अपने लाइफ को जीने का, ठीक है। सम फैक्ट्स, इंडिया है 104 नेशनल पार्क, इंडिया है 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इंडिया के पास कितना है 104 नेशनल पार्क है और फिर 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। हु आर मिनोरिटीज, अब देखो मिनोरिटीज क्या कौन होते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट है मिनोरिटीज कौन होते हैं। तो टर्म जो है ना मिनोरिटी यूज किया जाता है कम्युनिटी को लेके, उनको जो ना बहुत ज्यादा कम हो जनसंख्या में, जो बहुत ज्यादा कम हो। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो नंबर के हिसाब से जाना जाता है। मिनोरिटीज का इशूज क्या है, इनका इशू ऑफ पावर है, एक्सेस टू रिसोर्स है, और सोशल और कल्चरल डायमेंशन है। Size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. और कभी कभी उनका साइज भी उनके लिए ना प्रॉब्लम के तौर पे है, ठीक है, स्मॉलर उनका जो इतना साइज होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उनके लिए कुछ प्रोविजन दिया गया है,
हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सेफ गार्ड किया गया, उनके रिलीजन को या लिंग्विस्टिक को, जो भी मतलब जो भी कम जनसंख्या में है उनको फंडामेंटल राइट के तौर पे मिनोरिटीज को सेफ गार्ड किया गया है। इसका सेफ गार्ड क्या है कि उनको ना प्रोटेक्ट किया जा सके उनके कम्युनिटी को, और पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी, और ऐसा ना हो कि वो जो कल्चर बहुत ज्यादा डोमिनेट जो कास्ट हो, कल्चर हो, वो उसको डोमिनेट कर दे और अपने में मिला ले। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए उनको प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड, ताकि वो ना अपना ही जो भी उनका धर्म हो, जो भी उनका कल्चर हो, उसको वो अच्छी तरीके से प्रमोट कर सके और इक्वल रह सके जस्टिस के तौर पे। ठीक है, मिनोरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, कम्युनिटी दैट आर स्मॉल रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी मे फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ, एसेट्स एंड वेलबींग। जो कम्युनिटी है, जैसे माना जाए कि बहुत जो कम जनसंख्या में इंडिया में रहते हैं, जैसे कि हिंदू बहुत ज्यादा है इंडिया में, पर जो कम जनसंख्या में है, चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, वो उनको ना अपने लाइफ को लेके, अपने एसेट को लेके और वेलबींग को लेके ना हर वक्त ना इनसिक्योरिटी फील होता रहता है। और ये जो सेंस है इनसिक्योरिटी का, ये ना वो रिलेशंस बिटवीन द मिनोरिटी एंड मेजोरिटी कम्युनिटीज आर फॉट, और यही एक ऐसा कारण बन जाता है कि ना इनके बीच में ना मतभेद हो जाता है, चाहे वो मिनोरिटी हो और मेजोरिटी हो। ठीक है, पॉपुलेशन एंड अदर मुस्लिम्स, 2011 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम 14.2% है इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन ना कंसिडर्ड अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। तो ना ये बताया गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंसिडर मार्जिनलाइज किया जाता है। इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये ना डिप्राइव रहते हैं सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट का। ठीक है, लाइफ यहाँ का। ठीक है, फिर उसके बाद ना ये मुस्लिम सब, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में है हिंदूज के कंपैरिजन में। ठीक है, एग्जाम्पल डिफरेंस इन बेसिक एमिनिटीज। ठीक है, कच्चा हाउस, अब देखो और बहुत तरीके का है जिसमें बताया गया है कि उनका ना जो डिफरेंट है कि उनका लाइफ कैसे नीचे है और सब जो मेजोरिटी कम्युनिटी में है। जैसे कच्चा हाउस ना 63.6% मुस्लिम के पास कच्चा हाउस है, 55.2% हिंदूज के पास है कच्चा हाउस। इलेक्ट्रिसिटी ना 30% मुस्लिम एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और 43.2% हिंदूज एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। पाइप्ड वाटर 19.4 मुस्लिम एक्सेस करते हैं और 25.3 हिंदूज एक्सेस करते हैं। लिटरेसी रेट सब में 65%, हिंदू 65% है, मुस्लिम का 59 है, क्रिश्चियन 80 है, सिख 70 है, बुद्धिस्ट का 73 है और जैन का 94 है। ठीक है, द सहचर कमेटी, अब सहचर कमेटी क्या बताए हैं? ठीक है, सहचर कमेटी बताए हैं, ये कमेटी ना एग्जामिन किया है सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में, और ये सजेस्ट किया है रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर, और वो उसके बाद कंपेरेबल ऑफ डेट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक एसटीज और एसटीज, बताया कि किस हिसाब से उनके लाइफ में चेंज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ब्रेकिंग सेट्रोटाइप्स, अब इस सेट्रोटाइप्स को तोड़ना। द सहचर कमिटी रिपोर्ट ऑल्सो डिबंक्ड अबाउट प्रिवलेंट अबाउट मुस्लिम्स, जो वो सब जो मुस्लिम के खिलाफ जो होता है सेट्रोटाइप जो है वो उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, 4% जो मुस्लिम चिल्ड्रन है ना वो मदरसा जाते हैं, 66% अटेंड करते हैं गवर्नमेंट स्कूल और 30% अटेंड करते हैं प्राइवेट स्कूल मुस्लिम्स में। ठीक है, और मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन, मुस्लिम ना जो ना इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम हैज अदर डायमेंशन एज वेल, लाइक अदर मिनोरिटीज मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम, और उनका ना जो कस्टम है वो भी ना अलग है मेन स्ट्रीम से। ठीक है, मुस्लिम्स का कस्टम डिफरेंट है मेन स्ट्रीम से। क्या क्या है उनका? जैसे कि बुर्का पहनना, चाहे वो स्पोर्ट लॉन्ग ब्रीड रखना या फिर फीज को वेयर करना, एंड दिस बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम, और ये इसका ये तरीका हो जाता है कि मुस्लिम को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो इस सब तरीके से। आइडेंटिफाई डिफरेंटली एंड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, अगर ये सब चीज ना हो तो फिर हम सब रेस्ट ऑफ अस के तरह ही वो सब दिखेंगे। ठीक है, ghettoization, this social marginalization of Muslim in some instance has led to them marginalized from place where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. Sometimes this prejudice also leads to hatred and violence, और ये सब ना कभी कभी ऐसा हो जाता है गेटोसाइजेशन होता है। ठीक है, उनका क्या हो जाता है कि उनको ना कम्युनिटी से अलग रहने लगते हैं वो सब, और ये सब कभी कभी नहीं, ये जो प्रिजुडाइज उनका होता है कि हम सब हिंदू से अलग हैं ये है, और ये ना कभी कभी हेटेड और वायलेंस का रूप भी ले लेता है। ठीक है,
इन रिजल्ट क्या हो सकता है मार्जिनलाइजेशन का? हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्स। तो ये मार्जिनलाइजेशन का रिजल्ट क्या है कि उनको सोशल स्टेटस जो मिलता है, लो सोशल स्टेटस, और जो इक्वल एक्सेस एजुकेशन का या फिर रिसोर्स का नहीं मिलता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हम सबको करना चाहिए कि ना मार्जिनलाइजेशन कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है और इसमें रिक्वायर किया जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी मेजर का, ताकि उसको सेफ गार्ड किया जा सके और रिड्रेस किया जा सके इस सिचुएशन को। और हम सबको क्या करना चाहिए कि ना स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम टू रियलाइज दिस राइट्स। तो हम सबको ये करना चाहिए कि जितना भी जिनका हक है उनको उनके हक को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है उनको अच्छी तरीके से मिले। विदाउट दिस वी विल नेवर एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक आवर कंट्री यूनिक और प्रमोट इक्वली फॉर ऑल। और इसके अगर हम सब ये चीज नहीं करेंगे कि सबके धर्म को नहीं बचाएंगे, जिस हिसाब से सबका कस्टम है उनको नहीं अगर रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमारा जो देश का यूनिकनेस है कि इनका डाइवर्सिटी, हमारे देश का यूनिकनेस हमारा डाइवर्सिटी ही है कि डाइवर्सिटी के बाद भी इतना जो हम सबका यूनिटी है, तो वो चीज में खत्म हो जाएगा। तो हम सबको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए इस चीज का? तो डिफरेंट रीजन रहते हैं कम्युनिटी और मार्जिनलाइज करते हैं, तो एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज और पावरलेसनेस है उनके सामने। ठीक है, तो उनको क्या क्या है, उनका कम्युनिटी जो मार्जिनलाइजेशन का कारण क्या क्या है, एक्सपीरियंस करते हैं वो डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज और पावरलेस फील करते हैं अगर वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको इसके इशू को समझना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए उनके प्रति। ठीक है, और फिर उनके राइट, उनके जो भी उनके अच्छे के लिए जो भी चीज हो वो करना चाहिए। और सिचुएशन चेंज सो कैन दिस, और ऐसे करने पे ही सब सिचुएशन चेंज हो पाएगा। ठीक है, मतलब उनकी भलाई के बारे में अगर हम सब सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो भी लार्ज में है, जो भी मेजोरिटी में है उनका ही भलाई सोचा जाए, सब मिनॉरिटी का अगर ध्यान रखा जाएगा तो मार्जिनलाइजेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ना वो भी अपना अच्छी तरीके से यहाँ पे इंडिया में रह सकेंगे। और फिर ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा चलता रहेगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर की ग्लॉसरी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।